विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी से उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले बहुत नॉलेज है। भाई, ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री को और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। नहीं, देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे।
देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहां की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। सर, आपका क्या देशद्रोह की श्रेणी में आता है? तो मतलब इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? देखिए, वे जानबूझकर इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं जिससे देश के अंदर आपस में भेदभाव फैले। कभी भी संघ ने कभी भी इस प्रकार की कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कि कोई एक भाषा ऊपर है या कोई एक धर्म ऊपर है या कोई एक पंथ ऊपर है। संघ तो आरएसएस तो राष्ट्रवाद की बात करता है और सबको राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करता है, परंतु जब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं तो शायद इनकी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी जानकारी कम है। इनकी शायद जानकारी में नहीं है कि देश 5000 साल से ज्यादा पुराना भारत है, और यहाँ पर तमिलनाडु से, चेन्नई से जो पंडे हैं वह पंडे काशी विश्वनाथ जाते हैं, केरल के पंडे बद्रीनाथ जाते हैं, और कर्नाटका के जो पंडित हैं वह केदारनाथ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात चलती थी। और अभी कुछ 300 साल पहले लगभग महाराजा रंजीत सिंह ने अगर हरिमंदिर पर सोना चढ़ाया तो उन्होंने उतना ही सोना काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया। और ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स होता तो वह क्यों इस प्रकार की बात करते हैं? परंतु क्योंकि ये अलगाववाद की, पृथकवाद की बात करते हैं, और यही भाषा एग्जैक्टली अमृतपाल सिंह खालिस्तानी बोलता है। वो भी कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है और हमारे पंजाब को, हमको खालिस्तान का अधिकार मिलना चाहिए। ये सब उसी ओर इशारा है कि हम अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते पृथकवाद के बीज बोए। देखिए, डर लगता था इमरजेंसी के दौरान में, डर लगता था जब कोई एक व्यक्ति बोलता था, कोई अक्षर बोलता था तो उसकी नसबंदी करा दी जाती थी। डर लगता था इस बात का कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो वो उस समय था डर का, परंतु इमरजेंसी के बाद कोई इस प्रकार का समय आया नहीं जब किसी को डर लगे। हाँ, एक समय ऐसा रहा जब राजीव गांधी सत्ता में आए और उन्होंने पोस्टर बिल लाकर लोगों की डाक के ऊपर छापामारी की कोशिश करी, तो उस समय लोगों को डर लगता था।